अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर मैं शुरू करने लगा हूँ। हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर देखा है उसमें हमने थिकनेस ऑफ आयनिक एटमॉस्फेयर का एक्सप्रेशन देखा है। ये देखिए, ये थिकनेस ऑफ आयनिक एटमॉस्फेयर का एक्सप्रेशन है। इसमें कौन सा ऐसा फैक्टर है जो थिकनेस ऑफ आयनिक एटमॉस्फेयर को शो करता है? 1/k। यहाँ एक पॉइंट जो है वो वर्थ नोटिंग है कि जो k है ये थिकनेस ऑफ आयनिक एटमॉस्फेयर नहीं है। 1/k जो है ये थिकनेस ऑफ आयनिक एटमॉस्फेयर को शो करता है। और ये थिकनेस ऑफ आयनिक एटमॉस्फेयर क्या चीज है? थिकनेस ऑफ आयनिक एटमॉस्फेयर है कि सपोज आप लोगों के पास यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज अगर पड़ा है, सपोज यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज वाले आइंस जो हैं उन्होंने सराउंड कर रखा है। जहां तक इस पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट जाता है, जहां तक इस पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट जाता है उसको हम बोलते हैं थिकनेस ऑफ आयनिक एटमॉस्फेयर। जहां तक इसका इफेक्ट जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको नेगेटिव चार्ज ने सराउंड कर रखा है और इसके बारे में बाकी सारी कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देख चुके हैं। इसको बोलते हैं थिकनेस ऑफ आयनिक एटमॉस्फेयर। तो ये जो आयनिक एटमॉस्फेयर की थिकनेस है ये फाइंड की जा सकती है। और आप लोग देख रहे हैं कि आयनिक एटमॉस्फेयर की थिकनेस यानी 1/k, यानी मैं इस 1/k की जगह पे थिकनेस भी लिख सकता हूँ। इसकी जगह पे लिख सकता हूं मैं थिकनेस ऑफ आयनिक एटमॉस्फेयर, ये मैं लिख सकता हूं। तो ये थिकनेस ऑफ आयनिक एटमॉस्फेयर है। अब थिकनेस ऑफ आयनिक एटमॉस्फेयर किन बातों में डिपेंड करती है? आयनिक एटमॉस्फेयर की थिकनेस इतनी ज्यादा होगी किसी सॉल्वेंट का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा। अब काफी सारे बच्चे ये हैं उनको पता नहीं चलता कि ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या चीज होती है। याद रखें, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है कि अगर किसी सॉल्वेंट के अंदर हम लोग कोई आयनिक स्पीशी डालें तो वो जो सॉल्वेंट है उन आयंस को अलग अलग करने की कितनी ताकत रखता है। सपोज हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, हम लोग सोडियम क्लोराइड को एक साइड पे बेंजीन में डिजॉल्व कर देते हैं और दूसरी साइड पे हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं। तो इन दोनों में से, बेंजीन और वाटर में से, कौन सा ऐसा सॉल्वेंट है जो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन को अलग अलग करने की सलाहियत रखता है? कौन सा ऐसा सॉल्वेंट है जो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन को अलग अलग करने की सलाहियत रखता है? तो याद रखें, वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है जो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन को अलग अलग करने की सलाहियत रखता है। वजह क्या है? क्योंकि सोडियम आयन को भी वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं और क्लोराइड आयन को भी वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। वाटर के ऑक्सीजन पे ये नेगेटिव चार्ज, ये वाटर का ऑक्सीजन में शो कर रहा हूँ और साथ ये हाइड्रोजन है। तो वाटर अपने ऑक्सीजन वाले एंड के जरिए सोडियम आयन को सराउंड कर लेता है। तो सोडियम आयन को चूंकि वाटर सराउंड कर लेता है अपने ऑक्सीजन वाले एंड के जरिए, और क्लोराइड आयन को वाटर सराउंड करता है हाइड्रोजन वाले एंड के जरिए। क्लोराइड आयन सेंटर में होता है और वाटर के मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर लेते हैं। तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन को अलग अलग करने की सलाहियत किसकी ज्यादा है? वाटर की ज्यादा है। तो हम कहेंगे वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है। जबकि बेंजीन में चूंकि पोलर और नॉन पोलर पार्ट नहीं होते, इसलिए सोडियम आयन और क्लोराइड आयन को अलग अलग नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि अगर वाटर जो है उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा तो आयनिक एटमॉस्फेयर की थिकनेस ज्यादा होगी। सपोज अगर यही चीज बेंजीन के अंदर हल होती तो आयनिक एटमॉस्फेयर थोड़ा सा होता, इतना आयनिक एटमॉस्फेयर होता ये। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होने से आयनिक एटमॉस्फेयर की थिकनेस ज्यादा होती है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होने से आयनिक एटमॉस्फेयर की थिकनेस जो है वो कम होती है। ये मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ बाद में। इसी तरह आप लोगों के पास टेम्परेचर बढ़ाने से आयनिक एटमॉस्फेयर की थिकनेस ज्यादा होती है, टेम्परेचर बढ़ाने से। और यानी कम टेम्परेचर पे थिकनेस इतनी होगी, ज्यादा टेम्परेचर पे थिकनेस आयनिक एटमॉस्फेयर कितनी होगी। इसी तरह कंसंट्रेशन बढ़ाने से आयनिक एटमॉस्फेयर की थिकनेस कम होगी। यानी अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो थिकनेस कम होगी, कंसंट्रेशन कम होगी तो थिकनेस ज्यादा होगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है, कोई भी चीज पढ़ते हैं उसका कोई ना कोई मकसद होता है। हम आयनिक एटमॉस्फेयर की थिकनेस स्टडी करके हम लोग क्या काम कर सकते हैं?
तो मैं उसमें आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मार्केट में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो कोलाइडल फॉर्म में होती हैं, और वो कोलाइडल फॉर्म में ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। कोलाइडल फॉर्म में ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। बहुत सारी मार्केट में मेडिसिन ऐसी हैं जो कोलाइडल फॉर्म में ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। ये कोलाइडल फॉर्म मतलब क्या है? कोलाइडल सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें पार्टिकल जो है उनकी जो साइज है वो 10 to 100 नैनोमीटर के दरमियान हो, या 1 to 100 नैनोमीटर के दरमियान हो। 1 से लेके 100 नैनोमीटर तक पार्टिकल का साइज हो। और इतने साइज होने में क्या बेहतरी है? साइज जितना स्मॉल होगा वो मेडिसिन इतनी ज्यादा इफेक्टिव होगी, सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से। तो 1 to 100 नैनोमीटर। और याद रखें, अगर आयनिक एटमॉस्फेयर जो है कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ाएंगे, आयनिक एटमॉस्फेयर की थिकनेस कम होगी, तो वो जो सोल्यूशन के अंदर कोलाइडल पार्टिकल हैं जिनका साइज 1 से 100 नैनोमीटर के दरमियान कुछ भी हो सकता है, वो आपस में एग्रीगेट कर जाते हैं, मजमुआ बन जाता है, जिससे एक छोटे छोटे नैनो पार्टिकल जो हैं, ये छोटे छोटे साइज के पार्टिकल ये एग्रीगेट करके एक बड़ा साइज का पार्टिकल बनाते हैं। तो इस तरह वो मेडिसिन जो है वो इफेक्टिव नहीं रहती। इस तरह हम लोग ये चाहते होते हैं कि जो कोलाइडल फार्म के अंदर मेडिसिन बनाई है वो उसी फार्म के अंदर है, उसके पार्टिकल आपस में एग्रीगेट ना करें। और जितना आयनिक एटमॉस्फेयर की थिकनेस जितनी कम होगी, पार्टिकल इतनी आसानी के साथ एग्रीगेट करेंगे। ये बात ध्यान में रखिए। इसका मतलब है थिकनेस ऑफ आयनिक एटमॉस्फेयर ज्यादा होनी चाहिए तो पार्टिकल कोलाइडल फॉर्म में रहेंगे, वो आपस में एग्रीगेट नहीं करेंगे। तो हर वो फैक्टर जो आयनिक एटमॉस्फेयर की थिकनेस को ज्यादा करे वो कोलाइडल पार्टिकल की एग्रीगेशन को रोकता है। आप कहेंगे, अब यहाँ मेरे जहन में जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के जहन में आ रहा होगा, वो ये है कि यहाँ तो ये पार्टिकल का साइज बड़ा है, ये आयनिक एटमॉस्फेयर बड़ा है। याद रखें ये पार्टिकल नहीं है, ये तो आयनिक एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूँ, पार्टिकल मैंने इधर बनाए हैं। आयनिक एटमॉस्फेयर का थिकनेस का ज्यादा होना या कम होना उसका मतलब कुछ और होता है। कोलाइडल पार्टिकल का एग्रीगेट होना या नैनो मीटर की फॉर्म में रहना उसका मतलब कुछ और होता है। कोलाइडल पार्टिकल का एग्रीगेट होना उसका मतलब कुछ और है। तो अब फाइनल बात ये हुई, हर वो चीज जो आयनिक एटमॉस्फेयर की थिकनेस को बढ़ाएगी वो पार्टिकल की एग्रीगेशन को रोकेगी। आप लोग अभी मतलब आप लोगों ने माशाल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया, अब आप लोग सर्च करेंगे तो आजकल तकरीबन हजारों की तादाद में रिसर्च पेपर हर साल पब्लिश हो रहे हैं कि कोलाइडल सोल्यूशन जो है उनको स्टेबल कैसे किया जाए कि वो आपस में एग्रीगेट ना हो। कभी कभार कोलाइडल पार्टिकल का एग्रीगेट करना इंसानियत के लिए नुकसानदेह होता है, और कभी कभार कोलाइडल पार्टिकल का एग्रीगेट करना इंसानियत के लिए फायदा मंद होता है। आप कहेंगे कोलाइडल फॉर्म पार्टिकल का एग्रीगेट करना इंसानियत के लिए नुकसानदेह कब है? नुकसानदेह इस शक्ल में है कि जो मेडिसिन कोलाइडल फॉर्म में है वो अगर एग्रीगेट हो जाएंगी, उनके पार्टिकल मिलके बड़ा पार्टिकल बना लेंगे, वो एग्रीगेट हो जाएंगे, तो इस चीज का नुकसान ये है कि मेडिसिन इफेक्टिव नहीं रहेगी। और एग्रीगेशन इंसानियत के लिए फायदेमंद कब होती है? फायदेमंद इस वजह से होती है, आप लोगों ने देखा होगा आजकल ये सोशल मीडिया पे और पूरी दुनिया में ये ट्रेंड है कि हम लोग जो वाटर एनवायरनमेंट है उसको हम पोल्यूट कर रहे हैं, हम उसके अंदर प्लास्टिक डाल देते हैं। आपको पता है, आप लोगों ने बड़ी दफा देखा होगा कि कई मछलियां जो हैं वो प्लास्टिक चूंकि समुद्रों में या दरिया में हम फेंकते हैं तो मछलियों के लिए वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। और कोई भी प्लास्टिक, जब हम कोई प्लास्टिक बैग डालते हैं या कोई और चीज प्लास्टिक की डालते हैं पानी के अंदर, तो उसमें से छोटे छोटे पार्टिकल रिलीज होते हैं। वो पार्टिकल जो है वो, वहां हमारा फायदा ये होता है कि वो पार्टिकल पानी के अंदर डिजॉल्व ना रहे बल्कि वो पार्टिकल एग्रीगेट होकर नीचे सेटल डाउन हो जाए। क्योंकि अगर वो पार्टिकल पानी के अंदर सस्पेंडेड रहेंगे, मछलियां या बाकी जो एक्वेटिक लाइफ है वो उनको जब यूज करेगी तो उनके लिए नुकसानदेह होगा। इसलिए हम लोग ये चाहते होते हैं कि वो पार्टिकल एग्रीगेट कर दें, तो इस केस में हमारे लिए एग्रीगेशन फायदा मंद है।
और हर साल मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो मैं उसको गाइड भी कर सकता हूँ, कोई रिसर्च में इंटरेस्टेड हो। मैं इसी फील्ड में रिसर्च करवा रहा हूँ कि कभी कभार हम चाहते हैं कि पार्टिकल एग्रीगेट ना हो, कभी कभार हम चाहते हैं पार्टिकल एग्रीगेट हों। तो ये इंसानियत के लिए फायदेमंद कैसे है, नुकसानदेह कैसे है, और आजकल के दौर में भी, आजकल 2021 अब चढ़ा है, और मेरा ये ख्याल है कि इस साल इसके ऊपर ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, हजारों की तादाद में पेपर अब भी पब्लिश हो चुके होंगे, हजारों नहीं तो सैकड़ों रिसर्च आर्टिकल आ चुके होंगे कि जब कोलाइडल पार्टिकल होते हैं तो हम उनको हम स्टेबल कैसे कर सकते हैं, कोलाइडल पार्टिकल को, यानी वो एग्रीगेट ना करें। और कभी कभार हम, जैसे मैंने प्लास्टिक की बात की है, उसमें हम चाहते हैं कि वो एग्रीगेट कर जाएं, तो कौन सी चीज है जो इसको रोकती है? देखें, थिकनेस ऑफ आयनिक एटमॉस्फेयर, इसका बहुत बड़ा रोल है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, थिकनेस ऑफ आयनिक एटमॉस्फेयर कम होगी तो पार्टिकल आसानी से एग्रीगेट कर जाएंगे, और थिकनेस ऑफ आयनिक एटमॉस्फेयर ज्यादा होगी तो पार्टिकल मुश्किल से एग्रीगेट करेंगे। तो हर वो चीज जो आयनिक एटमॉस्फेयर की थिकनेस को बढ़ाती है वो कोलाइडल पार्टिकल को स्टेबल करती है। कौन सी चीजें हैं जो थिकनेस को बढ़ाती हैं? नंबर 1 पे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का ज्यादा होना, ये आयनिक एटमॉस्फेयर की थिकनेस को बढ़ाता है। और ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका ज्यादा होता है? पोलर सॉल्वेंट का ज्यादा होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट का कम होता है। तो अगर वाटर की जगह बेंजीन यूज करें तो थिकनेस ऑफ आयनिक एटमॉस्फेयर कम होगी, पार्टिकल जल्दी जल्दी एग्रीगेट कर देंगे। लेकिन अगर वाटर जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 78.6 है या 80 है, अगर वो हो तो उससे आयनिक एटमॉस्फेयर की थिकनेस ज्यादा होगी और पार्टिकल स्टेबल रहेंगे। और कौन सा फैक्टर है? टेम्परेचर बढ़ाने से आयनिक एटमॉस्फेयर की थिकनेस बढ़ती है और स्टेबल पार्टिकल बनते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से थोड़ा और भी हमें कॉमन सेंस की बात है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल दूर दूर जाएंगे और एग्रीगेट नहीं करेंगे। इसी तरह कंसंट्रेशन बढ़ाने से भी, कंसंट्रेशन बढ़ाने से थिकनेस कम होती है, कंसंट्रेशन कम करने से थिकनेस ज्यादा होती है। वैलेंसी ज्यादा होगी तो आयनिक एटमॉस्फेयर की थिकनेस कम होगी। ये बात वैसे भी दिल मानता है कि अगर हमारे पास कैल्शियम आयन हो और सोडियम आयन हो और इसको सराउंड कर रखे हैं, इसको अगर क्लोराइड आयन सराउंड करें तो किस केस में ज्यादा अट्रैक्शन होगी, किस केस में कम अट्रैक्शन होगी? अगर इन दोनों को क्लोराइड आयन सराउंड करें अलग अलग तो ज़ाहिर इसकी वैलेंसी ज्यादा है, ये मजबूती से अट्रैक्ट करेगा क्लोराइड आयन को, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज ज्यादा है, तो इसकी आयनिक एटमॉस्फेयर की थिकनेस कम होगी। तो वैलेंसी ज्यादा होगी तो आयनिक एटमॉस्फेयर की थिकनेस कम होगी, और वैलेंसी कम होगी तो आयनिक एटमॉस्फेयर की थिकनेस ज्यादा होगी। तो ये वो फैक्टर हैं सारे जो आयनिक एटमॉस्फेयर की थिकनेस के बारे में बताते हैं, कब कम होगी कब ज्यादा होगी। मैंने आप लोगों के लिए एक्सेल में एक शीट बनाई है जो आयनिक एटमॉस्फेयर की थिकनेस के बारे में आप लोगों को बताएगी, जिसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये देखें आप लोग, ये वो शीट है मैं आप लोगों के सामने जो पेश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें, ये आयनिक एटमॉस्फेयर की थिकनेस है, एंगस्ट्रॉम में है। इस एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। 95.8 एंगस्ट्रॉम से मुराद है 958 नैनोमीटर। 9.58 से मुराद है 95.8 नैनोमीटर, और ये 958.3 से मुराद है 9583 नैनोमीटर। खैर ये एंगस्ट्रॉम में है। आप देख लें, कंसंट्रेशन कम है, इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं पहले, इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं हम लोग, इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। कंसंट्रेशन कम है तो आयनिक एटमॉस्फेयर की थिकनेस जो है, कंसंट्रेशन कम है तो आयनिक एटमॉस्फेयर की थिकनेस ज्यादा है, और अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो आयनिक एटमॉस्फेयर की थिकनेस कम है। तो जो कंसंट्रेशन है वो आयनिक एटमॉस्फेयर की थिकनेस के बारे में बताती है। और यहाँ देखें, कंसंट्रेशन और कम हुई, आयनिक एटमॉस्फेयर की थिकनेस और ज्यादा होगी। तो कंसंट्रेशन जितनी कम होगी आयनिक एटमॉस्फेयर की थिकनेस इतनी ज्यादा होगी। एक तो ये फैक्टर हो गया। उसके बाद वैलेंसी के बारे में भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं। वैलेंसी का इफेक्ट भी ये है, आप लोगों के सामने देखते हैं। वैलेंसी अगर 2 करें तो फिर क्या होता है, ये देखें मैं आप लोगों के सामने। ये 1 है तो ये 95 है, वैलेंसी 1 है तो आयनिक एटमॉस्फेयर 95 है। वैलेंसी 2 करें तो ये 47। वैलेंसी बढ़ाने से आयनिक एटमॉस्फेयर की, मैं वैलेंसी 3 करता हूँ 31, ये यहाँ से आप लोग देखें
तो वैलेंसी मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, आयनिक एटमॉस्फेयर की थिकनेस कम होती जा रही है, क्योंकि ये दोनों चीजें उस फार्मूले में बटे के नीचे थी। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से आयनिक एटमॉस्फेयर की थिकनेस कम होती है, वैलेंसी बढ़ाने से आयनिक एटमॉस्फेयर की थिकनेस कम होती है, जबकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और टेम्परेचर के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये मैं आप लोगों को शो करना चाहता हूँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और टेम्परेचर वाली बात। अब देखिए ये दोबारा से वो मैंने 1 कर दिया है, तो ये 95.8 है। अब मैं यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है वाटर का, मैं 10 करता हूँ, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम करने से थिकनेस कम होगी, मैं 10 करता हूँ, ये 33 होगी। यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कम की तो आयनिक एटमॉस्फेयर की थिकनेस भी कम होगी। तो ये मैंने आप लोगों के लिए वो फार्मूला यहाँ लगा के मैंने आप लोगों को ये दिखाया है कि कैसे कंसंट्रेशन के साथ, वैलेंसी के साथ और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ आयनिक एटमॉस्फेयर की थिकनेस चेंज होती है, और कौन सी चीजें बढ़ाने से थिकनेस बढ़ती है, कौन सी चीजें बढ़ाने से थिकनेस कम होती है। कंसंट्रेशन और वैलेंसी बढ़ाने से थिकनेस कम होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और टेम्परेचर बढ़ाने से थिकनेस बढ़ती है। अब मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है ना, ये देखें थिकनेस कितनी है 95, मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को 100 करता हूँ, थिकनेस 107 हो गई। तो ये आप लोगों को मैंने दिखाया है। और आयनिक एटमॉस्फेयर की थिकनेस जो है वो हमें किस चीज के बारे में बताती है, वो आप हम लोगों ने यहाँ उसके बारे में देख लिया है, और आजकल की जो रिसर्च है वो किस तरह कंट्रीब्यूट करती है इस चीज में, वो भी हमने देखा है। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है डी बाय हकल लिमिटिंग लॉ। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा ये है। डी बाय हकल थ्योरी के बारे में तो आप लोग पढ़ चुके हैं। डी बाय हकल लिमिटिंग लॉ जो है, इसमें लिमिटिंग लॉ का मतलब ये है कि ये किसी चीज पे अप्लाई होता होगा, किसी पे नहीं होता होगा। लिमिट का मतलब ये होता है कि किसी पे अप्लाई होता है, किसी पे नहीं होता। तो इसको डी बाय हकल का मतलब तो हम पीछे देख चुके हैं वो क्या होता है। लिमिटिंग लॉ का मतलब है सिर्फ डाइल्यूट सोल्यूशन पे ये अप्लाई होता है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन पे ये अप्लाई नहीं होता। डी बाय हकल लिमिटिंग लॉ जो है वो क्या है, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इज डी बाय हकल लिमिटिंग लॉ। Debye and Huckel derived an equation which offers quantitative calculation of mean activity coefficient of strong electrolyte। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले तो आपको एक्टिविटी कोएफिशिएंट के बारे में मैंने आप लोगों को बताना है कि एक्टिविटी कोएफिशिएंट क्या होता है। उसके बाद हम लोग आएंगे कि मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट क्या होता है। आप लोगों को मैं ये बताता हूँ कि सपोज आप लोगों के पास एस्टिक एसिड है, मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। सपोज आपके पास एस्टिक एसिड है, एस्टिक एसिड का 1 मोलर सोल्यूशन लें, 1 मोलर, और 1 मोलर सोल्यूशन एस्टिक एसिड का लें आप, और उसको आप लोग 1 लीटर में डिजॉल्व करें। 1 मोल को 1 लीटर में आप लोग डिजॉल्व करें। अब 1 मोल का मतलब क्या होता है, 1 मोल का मतलब होता है 6.02 10 रेज़्ड पावर 23। ये जो मैंने साइन डाली है ना, ये पावर की साइन है, 6.02 10 रेज़्ड पावर 23। तो इसका मतलब जब एस्टिक एसिड का 1 मोलर सॉल्यूशन बनाते हैं, उसका मतलब ये होता है कि हम लोगों ने एस्टिक एसिड के इतने मॉलिक्यूल वाटर के अंदर डिजॉल्व किए हैं। 1 लीटर पानी के अंदर एस्टिक एसिड के इतने मॉलिक्यूल मौजूद हैं, वाटर के अंदर एस्टिक एसिड के इतने मॉलिक्यूल मौजूद हैं। लेकिन जब हम लोग जो एस्टिक एसिड है उसके मॉलिक्यूल की तादाद हमें तो ये पता है कि 1 मोलर का मतलब होता है कि इतने मॉलिक्यूल हमने डाले हैं। लेकिन मुख्तलिफ कुछ ऐसी हमारे पास टेक्निक हैं जिनकी मदद से हम लोग मालूम भी कर सकते हैं कि 1 लीटर पानी के अंदर एस्टिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल मौजूद हैं। हम ऐसी टेक्निक का मालूम भी कर सकते हैं कि कितने मॉलिक्यूल मौजूद हैं। जब 1 मोलर एस्टिक एसिड बनाते हैं, यानी इतने मॉलिक्यूल वाटर के 1 लीटर पानी के अंदर डालते हैं, तो उसमें